पाकिस्तान की अदालतों में एक शोबा वकालत का कहलाता है। शोबा वकालत के मैदान में बड़े मसाइल पैदा हुए हैं आजकल के दौर में। माजी से लेकर मौजूदा वक्त तक अदलिया की आज़ादी हो या जज साहिबान की बहाली का मैटर, यही काला कोट और यही वकला हमेशा दीवार बनकर साया बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन आजकल के दौर में देखने में आया है कि इन्हीं वकला पर झूठी FIR दर्ज की जाती हैं और बेतहाशा मसाइल पाए जाते हैं। वकला की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज हमारे साथ माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब बदरुल आलम साहब हमारी नशिस्त का हिस्सा हैं। हम आपको अपने प्रोग्राम कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान रोशन पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आप तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत थोड़ा नरम गरम रहते हैं। हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। मेरा नाम बदरुल आलम है। मैं कराची में पिछले तकरीबन 51 साल से वकालत करता हूँ। सर आप के आबा अजदाद कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? देखिए, मेरा आबा अजदाद का ताल्लुक़ है कलकत्ता से। ओरिजिनली मेरे ये जो पेशा है जी, ये मेरा 5वां नस्ल है। माशाअल्लाह। मेरे वालिद साहब बैरिस्टर थे कलकत्ता में जी उनके वालिद कलकत्ता में वकील थे जी, उनके वालिद भी वकील थे। तो मेरा 5th नस्ल है। अब मेरा बेटा ये 6ठा नस्ल है। तो सर पाकिस्तान आमद कब हुई? पाकिस्तान हम आए मेरे वालिद आए थे। जी, वो आए थे कोई 1948 वगैरह में। तो मेरे दादा नहीं आए, मेरे वालिद आए जी। 48 वगैरह में आए। फिर वो यहाँ उनका सारे इंतकाल हुआ। कौन से सन की बात है सर ये उनके इंतकाल को नहीं पाकिस्तान जब आप आए? हम आए मतलब मेरे वालिद आए थे 1948 में। मैं पैदा नहीं हुआ था उस वक्त। मैं पैदा हुआ 55 में। राइट। अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में कुछ देखिए, मैंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची में सेंट पैट्रिक स्कूल से हासिल की। फिर सेंट पैट्रिक कॉलेज से मैंने इंटर किया। फिर कराची यूनिवर्सिटी से मैंने BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स में किया। कराची यूनिवर्सिटी से ही मैंने मास्टर किया मैथमेटिक्स में और LLB साथ साथ किया। तो हमारे ज़माने में आपने नाम सुना होगा एजाज शफी गिलानी साहब का, जो शायद इस्लामाबाद में बड़े अहम पोस्टों में है। वो हमारे साथ पढ़ते थे। लेकिन एजाज शफी गिलानी साहब हमसे 3 साल सीनियर थे। जब हम कराची यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर ऑनर्स में आए तो वो मास्टर के फाइनल में थे और कराची यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के वो सदर थे। फिर मैं यहाँ इस पेशे में मैंने मैथमेटिक्स में मास्टर के साथ LLB भी किया जी, और LLB करके मैंने 1974 में वकालत शुरू की। आपको शोबा वकालत की तरफ आने का ख्याल कैसा आया? उसका सिर्फ एक ही वजह है कि ये मेरे बाप दादा का पेशा है। अदरवाइज मुझे इस पेशे में नहीं आना चाहिए था, इसलिए कि मैं तो थ्रू आउट मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ। तो मुझे तो मैथमेटिक्स में चूँकि मैं फर्स्ट क्लास हूँ मैथमेटिक्स। आपने कभी वकालत की सियासत में हिस्सा लिया? नहीं लिया। मैंने कोई ख़ास हिस्सा नहीं लिया, थोड़ा बहुत तो लिया। असल में स्टूडेंट लाइफ में मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव था। लेकिन जब मैं वकालत में आया तो उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि आप सियासत में बिल्कुल नहीं जाना। आप कभी आपने बार की सियासत में हिस्सा लिया? इस चीज़ में बार की, कराची बार? कराची बार में शुरू में सिर्फ इस हद तक हिस्सा लिया था कि आपने दोस्त वगैरह इलेक्शन लड़ते थे, उनके लिए थोड़ा बहुत काम करता क्या कभी आपने को 51 साल खिदमत में हुकूमती सतह पर कोई पेशकश हुई? मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या आपको हुकूमती सतह पर कोई पेशकश हुई? नहीं, मुझे नहीं पेशकश, इसलिए कि मैं थ्रू आउट एंटी गवर्नमेंट लॉबी में रहा। वकला क्लाइंट मैनेजमेंट के बारे में आपकी क्या राय है? वकला क्लाइंट एतमाद के बारे में आपकी क्या राय है?
देखिए, वकला क्लाइंट के बारे में मेरे आम लोग हमारे यहाँ जो है, मेरे साथ जहाँ तक ताल्लुक है, तो मैं वकालत को एक इबादत समझ के करता जी हूँ। हमारे कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कुछ लोग हर जगह ज़ाहिर है, देखे ना, उल्टे से मतलब होते तो हैं। तो हमारे यहाँ वकला और क्लाइंट के एतमाद में फुकदान है, फुकदान है। तो इस फुकदान को कैसे दूर किया जाए? इस फुकदान को दूर करना बाज़ाहिर तो बड़ा मुश्किल लगता है। मुश्किल इसलिए लगता है कि पहले लोग पेशे को अपनाते थे अपने पसंद के मुताबिक, प्रोफेशनल शो होता था। अब वो नहीं है। अब असल में चूंकि मैटेरियलिस्ट दौर है, हर आदमी पैसे के पीछे रहता है, पैसे के लिए भागता है। सर, जब आपने अपनी लीगल प्रैक्टिस का आगाज शुरू किया, उस वक्त आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे? देखिए, मेरे उस्ताद मोहतरम थे दो। एक थे खालिद अहमद साहब, आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल। और एक थे राजा हक नवाज खान। दोनों ही बड़े पाए के वकील थे। तो वो दोनों मेरे उस्ताद थे, और उन्होंने मेरे साथ वो ट्रीटमेंट किया बिल्कुल ऐसा जैसे वो मेरे वालिद थे। कायदे आज़म के पाकिस्तान की तरफ आते हैं सर। हाँ। पाकिस्तान कैसे वजूद में आया? देखिए, पाकिस्तान तो वजूद में इसलिए आया कि कायदे आज़म की जो बुनियादी उसूल था वो दो कौमी नज़रियात। जी। तो उसी में जो मुसलमान थे वो समझते थे कि अंग्रेज़ के जाने के बाद जी अक्सरियत होने की वजह से यहाँ पर हिंदू का हुकूमत कायम हुआ। तो हिंदू के हुकूमत में जो एक्सपीरियंस उस वक्त 1946 के गवर्नमेंट ने दिखाया, उस एक्सपीरियंस ये जाहिर होता है कि भाई इस मुल्क में सिर्फ हिंदू ही रह सकेंगे, गैर हिंदू नहीं रह सकेंगे। पाकिस्तान के पहले आम इंतखाबात 1970 में मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में मुनक़िद हुए। नतीजा क्या रहा? देखिए, वो नतीजा दरअसल ऐसा हुआ कि इस तरह का तकसीम देखने में आया कि मुल्क ही टूट गया। जी। एक पार्टी का एक बाजू पर ज़्यादा, तो दूसरे पार्टी का दूसरे पे। जी। तो उससे नतीजा ये हुआ कि मुल्क टूट गया। क्या याह्या खान और सियासतदानों की नाअहली की वजह से मशरिकी पाकिस्तान दिसंबर 1971 में अलग हुआ और नया नाम बांग्लादेश सामने आया? ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये उनकी नालायकी की वजह से, लेकिन असल इसमें किरदार तो हिंदुस्तान का है ना। देखिए, हिंदुस्तान चाहते थे पाकिस्तान को तोड़ना, क्योंकि एक यूनाइटेड लेकिन सर, अगर हिंदुस्तान का है तो 1971 में जनरल नियाजी ने किसके खौफ के से हथियार डाले? देखिए, असल में इस पाकिस्तान का लोकेशन ऐसा था कि हथियार डालने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जी। क्योंकि एक ईस्ट पाकिस्तान जिसके चारों तरफ ऑलमोस्ट इंडिया, तो वहाँ प्रैक्टिकली लड़ना बड़ा मुश्किल था। वो ये होना ही था। हिंदुस्तान ने 93,000 पाकिस्तानी फौजी कैदियों के साथ क्या सलूक किया था? देखिए, उस वक्त ये जो आप इशू आपने छेड़ा, ये बड़ा अहम है, क्योंकि उस वक्त मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और हमने बड़ा मूवमेंट चलाया था PWO, प्रिजनर ऑफ वॉर, POW, उनको वापस लाने के लिए। जी। तो उसमें हम लोगों का बड़ा किरदार था। हम लोगों से मतलब यूनिवर्सिटी स्टूडेंटों का बड़ा किरदार था, और उन्होंने तो जाहिर है ये तो हुआ तो सब कुछ यूएनओ के दबाव पे, लेकिन इनका बड़ा वॉइस था। अदालतों के मामलात इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इंसाफ के हवाले से रुकावटें कहाँ पेश आ रही सर? देखिए, हमारे यहाँ असल में इंसाफ में रुकावट होने की एक वजह ये है कि एक केस में दो पार्टी होते हैं नॉर्मली। जी। तो डिले होने से एक पार्टी को फायदा होता है और एक पार्टी को नुकसान होता है। तो जिस पार्टी को डिले से फायदा होता है उसका पल्ला इसलिए भारी रहता है, एक तो वो डिले टैक्टिस अडॉप्ट करता है, दूसरा जजेस की जो है वो भी ये प्रोसेस उस केसेस को जल्दी चलाने में इंटरेस्टेड नहीं लेते। आजकल मुकदमात के हवाले से आपकी क्या मसरूफियात है?
मेरे पास तो माशाल्लाह मैं सिविल काम करता हूँ जी। और सिविल काम मेरे पास माशाल्लाह बहुत है। जेलों से निकलने वाले क्रिमिनल गैंग्स पर नजर रखने के लिए आपकी नज़र में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? देखिए असल में बात ये कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना डेटरेंट है जी। ना रिफॉर्मेटिव है। जी। वेस्ट में रिफॉर्मेटिव है, इस्लाम में डेटरेंट है, हमारे यहाँ चू चू का मुरब्बा है। तो ना इस तरफ है ना उस तरफ है, तो इसीलिए यहाँ तो प्रैक्टिकली कुछ होता नहीं। कराची बार से लेकर सिंध बार और पाकिस्तान की अदालतों में जाली वकालत की भरमार पाई जाती है। हाँ। तमाम बार्स में कंप्यूटराइज सिस्टम मौजूद, चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आता, क्या वजह है? देखिए चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह यह है कि वकालत में पॉलिटिक्स का ज्यादा दखल हो गया, जरूरत से ज्यादा, मतलब इतना दखल होना नहीं चाहिए। तो इसके वजह से कोर्ट भी पॉलिटिकलाइज्ड हो गया, अदालत। तो अदालत पॉलिटिकलाइज्ड होने के बाद अब यहाँ पर तो ऐसे ही तो होगा जो नजर आ रहा है हमें। अच्छा, इसमें चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं जी। जो गवर्नमेंट पार्टी इन पावर जो अपोजिशन में है वो यहाँ बहुत ज्यादा काम करता है। और दूसरा ये कि हम लोगों के तंग नजरी भी बहुत है। निचली सतह की अदालतों के साथ हाई कोर्ट में तकरीबन 26 लाख से जायद मुकदमा ज़ेरे इल्तिमाम मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 65,000 से जायद मुकदमा ज़ेरे इल्तिमाम पाए जाते हैं। आपके तजर्बात की रोशनी में नए और पुराने मुकदमात को आईनी बेंचों के जरिए कैसे निपटाया जाए? देखिए ये जो आईनी बेंच बनाया गया है ये इसका फायदा या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन इसके इंटेंशन मेलाफाइड है, बोनाफाइड इंटेंशन नहीं था। बोनाफाइड इंटेंशन इसलिए नहीं कि मेलाफाइड इंटेंशन इसलिए गवर्नमेंट को खौफ था जी। कि शायद कोई खिलाफ फैसला आ जाए जी। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आईनी बेंच की बात है। अदरवाइज आईनी अलग बेंच की कोई जरूरत। कहा जाता है कि जस्टिस मुनीर के दौर से पाकिस्तान की अदालतों में खामियां शुरू हुई, फिर इफ्तिखार चौधरी, काजी फाइज ईसा, साकिब निसार गलतियों का उजाला करते चले गए। आप क्या समझते हैं कि इनके उजाला करने से कुछ असर पड़ा है पाकिस्तान की अदालतों पर? देखिए पाकिस्तान के अदालत में जो मुनीर साहब की बात है तो असल में मुनीर साहब बताते खुद तो बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे और बहुत टैलेंट थे। मुनीर साहब मतलब आप अगर बड़े टैलेंटों के नाम ले तो उनमें से वो एक है, लेकिन उनका जो एक फैसला 200 केस जी। वो हमारे सियासत के मोड़ को पलट देता है। 200 केस हमारे मुल्क में तमाम खराबी 200 केस से हुआ जी। लेकिन पाकिस्तान में प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो दो बात है। अगर आप किसी फैसले के खिलाफ अदालत में जाएं जी फौज के होते हुए फिर तो 200 ही केस होगा, जैसे अयूब खान के जमाने में हुआ, जैसे जियाउल हक के जमाने में हुआ, ये 200 केस होगा। लेकिन ये फौजी जाने के बाद अगर आप जाएंगे फिर ये जजेस बड़े डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जैसे आसमा जिलानी के केस। तो आसमा जिलानी का जो केस है वो तो डेमोक्रेटिक दौर में हुआ ना। अगर आसमा जिलानी वाला केस किसी आर्मी के दौर में होता तो ये फैसला भी वैसे ही होता जैसे 200 केस का था। तो ये 200 केस से हम अंडर डेवलप्ड कंट्री में तो बड़ा फर्क पड़ा, लेकिन असल में हमको देखना चाहिए कि हम अगर वेस्ट के साथ मुकाबला करेंगे तो हमें ये देखना चाहिए कि वेस्ट के जो एक्सपीरियंस अंग्रेज का कानून सन 1825 से चलता चला आ रहा है। 1973 के आइन में तब्दीलियाँ की गई, उसके बाद जितनी भी पाकिस्तान में हुकूमतें मुसल्लत हुई उन्होंने आइन और कानून में तरमीम करते हुए अपने फ़ायदे लिए। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई कारामद कोई कानून बनाया? नहीं, देखिए पाकिस्तान के अवाम के लिए तो किसी ने भी कुछ किया नहीं जी, किसी ने भी कुछ किया नहीं। जो लोग भी बरसरे इक़्तिदार आते हैं वो कोशिश करते हैं कि उसी के बोलबाला रहे। दूसरी बात ये कि हमारे आदलिया में जो जजेस का मामला है वो पॉलिटिकलाइज बहुत है, जजेस खुद पॉलिटिकलाइज। तो सर अदलिया से सिफारिशी चल को कैसे ख़त्म किया जा सकता है?
वह तो असल में देखिए वहाँ मेरिट पे अगर अपॉइंटमेंट हो तो ये हो सकता है, लेकिन मेरिट पे अपॉइंटमेंट तो अंग्रेजों के दौर तक ही रहा है। जी। उसके बाद मेरिट पे अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। वहाँ लोग अपने मतलब के लिए अपॉइंटमेंट के, किसी ने अपने पार्टी से किया, किसी ने ऐसे लोगों को मैंने आदलिया में लाए जिससे वो उम्मीद रखते थे कि उनके हक में फैसला हो। अच्छा, फिर हमारे जजेस की भी वो स्टैंडर्ड नहीं है। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। अमेरिका में जी। गवर्नमेंट जो है वो चाहते थे एक एक्ट को पास करना, ठीक है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट उस एक्ट को हमेशा नल एंड वॉइड कर देते थे। वहां के जो प्रेसिडेंट थे वो इख्तियार में, इलेक्शन में इख्तियार में आने के बाद, अच्छा, प्रेसिडेंट को बेतहाशा इख्तियार है पार्टी ये जजेस अपॉइंटमेंट करने के लिए विद कंसेंट ऑफ सेनेट। उन्होंने क्या किया, वो इख्तियार में आते ही अपने पार्टी के जजेस अपॉइंट कर लिए। जजेस अपॉइंट करने के बाद वही कानून दोबारा पार्लियामेंट से पास हुआ, वही कानून अदालत में चैलेंज हुआ, और वही जजेस जो उनके हक में थे वो फिर खिलाफ दे दिए फैसला। तो वह प्रिंसिपल की बात है, हमारे यहाँ प्रिंसिपल की बात नहीं है। तो प्रिंसिपल को कैसे मजबूत बनाया जाए? तो देखिए, ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ही होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे देखिए ना, इंग्लैंड की जो अदलिया है उसकी हिस्ट्री है 1500 साल। राइट। हमारे अदलिया की तो हिस्ट्री जो है ना वो 1860 है। हमारे यहाँ बर्रे सगीर में 1850 में सुप्रीम कोर्ट बने। 1850 में एक कलकत्ता में, एक बॉम्बे में, एक मद्रास में, 3 सुप्रीम कोर्ट बने। फिर 1861 में इन सुप्रीम कोर्टों को हाई कोर्ट बना दिया गया, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इलाहाबाद, फिर बाद में लाहौर। तो हमारी तो हिस्ट्री, हमारी तो स्टैंडिंग बहुत कम है ना, ये तो पैसेज के वक्त के साथ साथ होगा। सर, पाकिस्तान की अदालतों के हवाले से बातें तो सब करते हैं, लेकिन अदालत करने को कोई तैयार नहीं होता। देखिए, असल में हमारे यहाँ ये जो वकीलों का तहरीक है जी, उस वक्त देखिए, उस वक्त मैं भी खुद चौधरी इफ्तिखार साहब के साथ साथ था, लेकिन हमने देखा कि अदलिया को तबाह करने में अमलन चौधरी साहब के मूवमेंट ने काम किया। ये चौधरी साहब के मूवमेंट के बाद अदालत में हुआ ये कि वकील बेलगाम हो गए। सर, अदलिया की आज़ादी हो या जज साहिबान की बहाली का मैटर, यही वकला और यही काला कोट हमेशा दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। लेकिन 2007 की तारीख चलती है जज साहिबान की बहाली और अदलिया की आज़ादी के हवाले से। अली अहमद कोट साहब सरबराही करते हैं, उसमें आप भी शामिल थे और दीगर वकला भी शामिल थे। लेकिन कहा जाता है कि इस तरीक से बड़े फुकदान पैदा हुए, बड़े मसाइल पैदा हुए, वो मोमेंट कामयाब नहीं हुई जो होनी चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि देखिए चौधरी इफ्तिखार साहब के मूवमेंट बज़ाहिर तो कामयाब हुआ, लेकिन उसके रिजल्ट जो है ना हमें गलत मिला। हमारे गलत इस तरह मिला कि हम लोग, हम खुद बहुत बेलगाम हो गए। मतलब हम तो, अब ये पोजीशन है कि हम समझते हैं कि हम ही सब कुछ है। मतलब आप किसी, देखिए हमारे खिलाफ अगर कोई बात हो तो हम उसको टॉलरेट नहीं करते। ये हमें बहुत नुकसान हुआ, ये वक्त के साथ साथ। 26वीं आईनी तरमीम के बारे में आपकी क्या राय है? ये जो लेटेस्ट वाला 26वीं, जी लेटेस्ट, मैं तो उसमें कोई गलत चीज नहीं देखता हूँ, गलत चीज नहीं देखता हूँ, सही है। 26वीं आईनी तरमीम को हामिद खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। हाल ही में डी चौक इस्लामाबाद में वकला का एहतजाज सामने आया। बिलावल भुट्टो जरदारी का मौक़िफ़ सामने आता है कि अदलिया में चैलेंज करने और एहतजाज करने का कोई फ़ायदा नहीं, ये पार्लियामेंट का हक है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान आईनी है, सियासी। देखिए, ये बात मेरे ख्याल में सही है, ये पार्लियामेंट का ही हक है, अदलिया का हक नहीं है। अदलिया का हक सिर्फ कानून की तशरीह करना और कानून को बरकरार रखने के लिए कोशिश करना, पॉलिटिक्स करना अदलिया का काम नहीं। अब 27वीं आईनी तरमीम की बातें की जा रही हैं, उसके असरात क्या होंगे सर? देखिए, वो तो सामने आने दें, फिर ही पता चलेगा। अच्छा, आए तो पता चलेगा। वकला के अहम मसाइल क्या है आजकल के दौर में? देखिए, वकीलों के अहम मसाइल इस वक्त ये है कि यहाँ पर नॉर्मली वकीलों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम का मसला है।
बुनियादी तौर पर ये पेशा वडेरों का है, बुनियादी तौर पर हर दौर में। आप इंग्लैंड में देखें, इंग्लैंड में वडेरा होते थे, हमारे यहाँ भी यही होते थे। अब माशरा चेंज हो गया है। माशरा चेंज होने के साथ साथ अब वकीलों के वो मसाइल है। आप देखिए, अब वकालत के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप आएंगे तो आपके पास एक दफ्तर हो, एक बड़ी लाइब्रेरी हो। एक दफ्तर और लाइब्रेरी के लिए बहुत पैसा चाहिए। नया आदमी आते हुए डरता इसलिए है कि वो इन्वेस्ट करके रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। जी। आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी ले लें, बहुत बड़ा दफ्तर ले लें, लेकिन रिटर्न की कोई गारंटी नहीं। ये है, लेकिन बस मेरे ख्याल में ये ऐसे ही चलता रहेगा। कराची बार के इलेक्शन हो या सिंध बार के या पूरे पाकिस्तान बार के इलेक्शन हो, जितनी भी क़यादत आती है माजी की क़यादत पर मलबा डाल के चली जाती है। बेंच और बार में अक्सर देखने में आए बड़े तसाद पैदा हो जाते हैं। बेंच और बार के तसाद कैसे दूर किए जा सकते हैं? देखिए, बेंच और बार के जहाँ तक ताल्लुक का मामला है वो ये है कि मैं जैसे अभी बार में हूँ जी। हमें यह देखने में आता है कि जब मैं या मेरे साथी जब वो बेंच में चले जाते हैं तो अपने आप को सुपर ह्यूमन समझने लगते हैं। तो सुपर ह्यूमन समझने के बाद उनके नजरिए में फर्क पड़ जाता है। यही एक डिफरेंस की बात है। वो हम में से नहीं समझते। जो हमारे दोस्त बेंच में चले जाते हैं वो अपने आप को एक अपर क्लास का आदमी समझने लगते हैं, हम में से नहीं समझते। जबकि हम सबको पता है कि बेंच में जो कुछ है, जो लोग हैं वो कितने पानी में है। साउथ से सिंध बार के इलेक्शन में जिला साउथ से 6 उम्मीदवार कामयाब हुए। बड़े बड़े दावे भी सामने आते कैंडिडेट के। आप क्या समझते हैं कि वकला के मसाइल पर कोई मुशावरत करते हुए वकला से कोई हल निकालने में कामयाब होंगे वेलफेयर के हवाले से? मुश्किल है। क्यों? वो इसलिए नहीं कर सकते। वकला बहन भाइयों के एतमाद और इत्तेहाद से कामयाब हुए। देखिए, वो इसलिए कि हमारे वो साथी जो इलेक्शन के बाद कामयाब होते हैं वो हमारे मसाइल को भूल जाते हैं। वो फिर हमारे मसाइल का जिक्र वो सिर्फ उस वक्त तक करते हैं जब तक इलेक्शन हो। इलेक्शन के बाद वो हमारे मसाइल भूल जाते हैं और वो ऐसा लगता है जैसे उनके हमारे मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं। बेंच और बार के हवाले के साथ साथ पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ के हवाले से कहाँ रुकावटें पेश आ रही हैं और इनको कैसे हल किया जा सकता है? देखिए, इंसाफ के मामले में आप मास से बाय उन केसेस को लीजिए जिसमें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, आदलिया पर कोई दबाव नहीं है। मास से बाय उन केसेस जिसमें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट हो, उस पर आदलिया पर कोई दबाव नहीं है। वहां पर जो भी कुछ है वो जजेस की और वकीलों का मामला है ना। अच्छा, वो केसेस जिसमें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट हो तो बहुत थोड़े होते हैं। जी बिल्कुल। तो उसमें उसके हद तक तो हम कह सकते हैं कि सर जी गवर्नमेंट का दबाव है। बाकी केसों में क्या दबाव है? वो क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते कि देखिए, हम में से जो लोग बेंच में जाते हैं, एक्सपीरियंस ये है कि वो तजुर्बा नहीं रखते। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। मेरा उस्ताद खालिद इसाक साहब पाकिस्तान के बड़े वकीलों में से हैं। अगर आप उनसे मिले होंगे, मिले हैं तो आप जानते हैं। देखिए, जब ये उनके दौर की बात है, जब वो जजेस बने तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि हाई कोर्ट के जो जज बने उनके लिए एक रिफ्रेशर कोर्स हो, हाई कोर्ट के जजेस के लिए एक कोर्स हो, उनको समझाया जाए। तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हो गया। अच्छा, उस कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में वो थे हलीम साहब, चीफ जस्टिस थे। वो मतलब वो उसको ये कर रहे थे, सीनियर जज थे वो, चीफ जस्टिस थे, सीनियर जज थे। उस बेंच में जूनियर जज थे ये सज्जाद अली शाह, जो के सज्जाद अली शाह साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। वो सिर्फ सज्जाद अली शाह साहब खालिद साहब को सपोर्ट करते थे और बाकी जो 2 जजेस थे वो खालिद साहब को प्रैक्टिकली मतलब कमजोर करने की कोशिश करते थे। बस बड़े मुश्किल से वहां से जान चुके। तो ये आज का मसला नहीं है, हर दौर का मसला है। अच्छा, आप देखिए असल में होता क्या है। अब ये बात शायद मुझे करनी नहीं चाहिए कि इस वक्त जो है हम में से जो वो लोग बेंच में जाते हैं
जिन लोगों का कानून पर उबूर नहीं, ये वजह है। अगर अच्छा उसके वजह, इसकी रीजन ये है कि गवर्नमेंट को ये डर है कि अगर कॉम्पिटेंट आदमी बेंच में चला जाए तो गवर्नमेंट के काबू में नहीं रहेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह को हाँ, चीफ जस्टिस ना बनाने की वजूहत क्या थी सर? वो तो पॉलिटिकल, उनका और मुनीब अख्तर साहब का पॉलिटिकल रीजन है। मुनीब अख्तर साहब तो कराची के जी। आदमी हैं, जी। मंसूर अली शाह साहब लाहौर हाई कोर्ट के। तो असल में अब देखिए ये जो बात है इसमें हमें एतराज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि चीफ जस्टिस को बनाना ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। आप हमारा मुल्क छोड़ दीजिए, इंडिया में देखिए, इंडिया में चीफ जस्टिस को कौन बनाता है? वो तो पार्टी इन पावर वाले गवर्नमेंट बनाते हैं। और इंडिया में ऐसे इंस्टेंसेस बहुत है कि छठे नंबर के आदमी को चीफ जस्टिस बना दिया। इंडिया में आप देखिए, एक दफा छठे नंबर के आदमी को चीफ जस्टिस बनाया तो ऊपर के पांचों जज रिजाइन कर गए। हमारे यहाँ तो लेकिन कानून के शोबे में सीनियर जज को नजरअंदाज करते हुए जूनियर जज को चीफ जस्टिस करना तो चाहिए, करना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये इलेक्शन नहीं, ये प्रेरोगेटिव है, तो लिहाजा ये प्रेरोगेटिव गवर्नमेंट के होना कराची चाहिए। में क्राइम और जराइम की बढ़ती हुई वारदातों के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए असल में यहाँ पर पुलिस का जो निज़ाम है बहुत कमज़ोर है, और ये जराइम में इनडायरेक्टली पुलिस की कमज़ोरी होती है, पुलिस की कमज़ोरी। तो आप क्या समझते हैं कि फौरी तौर पर पुलिस इस्लाहत की ज़रूरत है? देखिए पुलिस को ज़्यादा ताकतवर करना चाहिए जी। पुलिस को ज़्यादा इख्तियारात तो खैर पुलिस के पास है जी। लेकिन असल में वहाँ उसके एक रीज़न आप ये देखिए, एक पुलिस एक ज़िले का बादशाह होता है जी। ठीक है, वो किस ग्रेड का आदमी होता है? वो एक मामूली ग्रेड का आदमी होता है। मतलब वो देखे ना, वो तो मेरे ख्याल में एक SHO जो है वो 12-13 ग्रेड का आदमी होगा। जी। एक 12-13 आदमी तो 12-13 ग्रेड का, और वो बादशाह है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल। ऐसे मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ, आपने कभी कोई डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री कराने गए, कभी जाने का मौका मिला? आप सब रजिस्ट्रार को देखते हैं, सब रजिस्ट्रार एक जूनियर क्लर्क होता है ठीक है, वो 7, 8, 9 का ग्रेड का आदमी होता है, उसके पास फाइनेंशियल पावर कितना होता है? अच्छा अब देखिए वैसे कानून में भी उनके पास इतना पावर नहीं है, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि आप जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर एक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री करने जाता हूँ, मैं चाहती हूँ बस आज ही हो जाए। अच्छा, और यहाँ चूंकि करप्शन बहुत ज्यादा है, तो आप देखिए वो 7 ग्रेड या 8 ग्रेड का एक क्लर्क जो कि सब रजिस्ट्रार है, उसके रहन सहन का अंदाज देखिए। यहाँ तो कराची में मैंने सुना है कि एक साहब हैं किसी 7-8 ग्रेड का सब रजिस्ट्रार, जो किसी वडेरा का बेटा, और वो जब सब रजिस्ट्रार के पास ऑफिस आते हैं तो उनके आगे उनके गाड़ी के सामने होटल चलते हैं। सर आप एक प्रोफेशनल वकील के साथ एक आम शहरी भी हैं। कराची के शहरियों का सवाल सामने आया है कि हमें इंसाफ दो। इंसाफ का सवाल यह है कि वो चाहते हैं कि कराची की सड़कें टूट का शिकार है, पानी बिजली गैस नायाब है, इंसाफ के दरवाजे खटखटा रही आवाम, वो किसके दरवाजे खटखटाए, कहाँ से इंसाफ लें? हाँ देखिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप कराची में गुलशन इकबाल के रोड पे जहाँ कभी गुजरना हो तो देखिए गुलशन इकबाल का रोड, जिसको हम यूनिवर्सिटी रोड के नाम से बिल्कुल पुकारते हैं, उसका हालात कितना, सफूरा तक वो, हाँ सफूरा तक जी कितना बुरा हाल है जी। ये तो वाकई जेन्युइन डिमांड है जी। अच्छा, अब इसके पीछे मेरे ख्याल में हाथ हमारे हुक्मरान का है, ये उन्हीं को करना चाहिए। करप्शन आपके साथी मेयर कराची हाँ ब्रस्टर हाँ साहब गुज़िश्ता अयाम कराची की बारिशों में सिटी कोर्ट डूबा पड़ा था। आमिर वाहिद साहब से मेरा सवाल हुआ कि मेरा सर ये ब्रस्टर साहब की मौजूदगी में सिटी कोर्ट की क्या हालत है? उन्होंने कहा जी हम हाजिर हैं, हम खादिम हैं।
तो बैरिस्टर साहब का क्या किरदार है सर? देखिए, मेयर साहब के जो वालिद है जी। वो मेरे क्लास फेलो थे। जी मेरे साथ मैं मैथमेटिक्स में जब पढ़ने गया तो इनके वालिद साहब भी मैथमेटिक्स में पढ़ने आए थे, लेकिन मैथमेटिक्स वो पढ़ नहीं जी। सके, फिर वो छोड़ के चले गए। अब देखिए, ये जो लीडरशिप है ना, ये जेन्युइन लीडरशिप नहीं है, ये जेन्युइन लीडरशिप नहीं है। कराची के जेन्युइन लीडर ये लोग नहीं है। कराची के जो जेन्युइन लीडर है उन्हीं को सर लीडरशिप अपनी जगह, लेकिन पर्सनली तौर पे ये सिटी कोर्ट के हाथे में, सिटी कोर्ट के अंदर सीनियर वकला और हजरीन जो है दरगुजर हो रहा है उनका, लेकिन पानी खड़ा था। हाँ, अब असल में देखिए, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, मिसमैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट। मैनेजमेंट को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, ये मैनेजमेंट उसी सूरत में होगा जी कि अगर कराची के जेन्युइन लीडर जी इक़्तिदार में आए तो वो लोग ये काम करेंगे, पहले भी करते रहे, चर्चा करते रहे। जी ये जेन्युइन लीडर नहीं है। जेन्युइन लीडर के हाथ में आप पावर देते वो ये सही करेंगे। कश्मीर पे बात करते हैं। कश्मीर 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यौम सियाह दिन। जी जी। कश्मीरी अवाम अपने हकूक़ से महरूम, जी। आज़ादी के मुंतज़र है। आपके तजर्बात की रोशनी में मसला कश्मीर का हल क्या है? देखिए, मसला कश्मीर का हल तो वही है जो उसी वक्त इन्होंने डिसाइड किया था जी कि भाई वहाँ इलेक्शन हो, कश्मीरी जो चाहते हैं वही हो। एक्चुअली हल वही है। जी आज हो, हम नहीं होंगे, लेकिन डिसीजन यही होगा। हम नहीं होंगे उस वक्त और लोग होंगे, लेकिन जो लोग चाहते, जो आवाम चाहते हैं ना, आवाम को कोई दबा नहीं सकता। कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक जिंदगी और मौत की कश्मकश में जेल में बंद है। हिंदुस्तान की हुकूमत ने उन्हें सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया है। मिशाल मलिक साहिबा उनकी अहलिया है, वो इंसाफ के दरवाजे खटखटाती फिर रही है। आपके तजर्बात की रोशनी में उन्हें कुछ इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, वहाँ से इंसाफ मिलना थोड़ा मुश्किल है जी लेकिन इस सिलसिले में हमारे मुसलमान मुल्कों को आवाज़ उठाना चाहिए। जी हमारे अगर मुसलमान मुल्क के हुक्मरान आवाज़ उठाए तो यकीनन हिंदुस्तान गवर्नमेंट मजबूर होगा उनको छोड़ने के लिए। कश्मीर न्यूज़ चैनल की सालगिरह 8 नवंबर 2025 को मुनक्किद हो रही है। इस हवाले से आप कश्मीरी अवाम को और नए आने वाले वकलों को क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, कश्मीरियों के लिए तो मेरा यही पैगाम है कि भाई कश्मीर है आपका। आप कोई गासिब बना कब्जा कुछ भी करे, आखिर में हिस्ट्री बताता है कि आप ही ने जीतना है। तारीख देखिए, तारीख को आप झुटला नहीं सकते। आप भले कितना ही कुछ कर लें, तारीख का मुकाबला आप नहीं कर सकते। जीतना आपने ही है। अब सिर्फ ये है कि कितना आपने स्ट्रगल करना है, ये वक्त बताएगा। अल्टीमेटली कश्मीरी ने जितना ही जीतना, कश्मीरियों ने जीतना है, उधर फिलिस्तीनियों ने जीतना है आखिर में। अब कितना मतलब उसके लिए उन्होंने कुर्बानियां देनी है, ये तो। और नए आने वाले वकलों को क्या पैगाम देंगे आप? भाई, नए आने वाले वकला के लिए तो मैं यही कहता हूँ कि भाई अगर आपको इस पेशे में इंटरेस्ट है तो आप आइए जी। आपको इंटरेस्ट है आप जरूर आइए, इंटरेस्ट नहीं है तो आप जबरदस्ती ना आए, और इंटरेस्ट है तो आप आइए। और मेरे हिसाब से इस पेशे में बहुत गुंजाइश है। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का, बड़ी नवाजी।